अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़ नजम में खुशामदीद। मैं जी नजम और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं अगर इनको खुश नसीब इंसान कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक अदबी फ़िज़ा दी, उसके बाद अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ दी और शक्ल सूरत भी क्या बात है, हीरो लगते हैं। मोहम्मद अब्बास मिर्ज़ा अदबी मंजरनामे का एक खूबसूरत नाम, उनके साहिबजादे क्लासिकल सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब उसामा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजीब कैसे हैं साहब। उसामा भैया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की इनायत। आपको अंदाज़ नजम में खुशामदीद। सर जज़ाकल्लाह। और सबसे पहले एक जैसे इंट्रो में होता है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक प्रोफाइल इंट्रोडक्शन के तौर पर आप हमें बताइए कि आप कब से ये मौसीकी का जो है शौक़ आप रखते हैं। जैसा कि मैंने इब्तदाइया के अंदर जो है वो ज़िक्र कर दिया कि आप माशाल्लाह एक अदबी माहौल से निकल के आए हैं, तो ये थोड़ा सा हमें अपने सफ़र के बारे में बताइए। नजम साहब, ऐसा है कि हमारे स्कूल की जो उस्तानियाँ होती थी गवर्नमेंट स्कूल की, उन्होंने मुझे पहली क्लास में असम्बली में ला खड़ा किया। ठीक है। और मैंने उस दिन असम्बली में नात पढ़नी थी और ओके। मुझे भी उस दिन पता लगा कि ये स्किल मेरे में है, क्योंकि ये तो बच्चे को तो इर्द गिर्द वाले असातिज़ा जज करते हैं। बिल्कुल ऐसे। सो मैंने नात पढ़ दी और मुझे पता लगा कि लोग बहुत महजूज हुए। तो फिर वो सिलसिला चल निकला, चौथी पाँचवीं तक कभी स्कूल में नात पढ़ रहे हैं, तो कभी तराना पढ़ रहे हैं, कभी कलाम इकबाल है। टीचर्स दे देते थे, कोई तर्ज मकबूल होती थी तो याद कर लेते थे, वरना वो बना देते थे। सिलसिला चलता रहा, छोटे मोटे निजी कॉम्पिटिशन्स लाहौर लेवल के, पाकिस्तान लेवल के पार्टिसिपेट करते रहे। कुछ में जीतते थे, कुछ में पार्टिसिपेट कर लेते थे। ओके। और बस एक अपना जो अंदाज़ा था कि एक सुर की सेंस मौजूद थी, तो वो सिलसिला चलता रहा। बचपन में घर में बड़े शुआरा जैसे बशीर बाबा जी आया करते थे, प्रोफेसर शारब साहब, तो वो घर वालों को कहा करते थे कि जी आप इसको बाकायदा कोई सीखने के लिए डालें। तो ये सूरत हाल उस वक्त इतनी अजनबी थी कि हम लोग ज़्यादा नहीं इसको घर वालों ने तवज्जो दी कि यार ये कहाँ होता है, पढ़े लिखेगा और इस तरह डिग्री ले जॉब करे, ये सारे मामला। एक ऐसा हुआ कि एमकॉम के बाद एक गालबन नात कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे जो लड़का जीता, मुझे उस याद नहीं आजकल वो कहाँ है, उस वक्त उसने कुछ ऐसा गाया कि मैंने घर आके वालिद साहब से कहा, क्योंकि आप जानते हैं शुआरा तो मौसीकी के लोगों को बहरहाल जानते हैं, हमारी निस्बत तो बेहतर जानते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने उन्हें कहा जी कि इस लड़के ने कुछ इस तरह का गाया कि मैं उसको रिकॉर्ड करके सुन के भी नहीं दोहरा सकता। उसमें कुछ ऐसा था। तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या किया उसने, और मुझे थोड़ा अनफेयर भी लगा कि भाई ये कुछ इसने कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर ली है जो कि शायद अलाउड नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो वो मुझे अब्बू ने कहा कि बेटा उससे सीखा हुआ होगा। तो मैंने, मेरे लिए यही बात थी कि भाई ये सीखा क्या चीज़ होती है और ये कौन सा कोई सीखने का काम है। उठे और जाके पढ़ दिया। सही। तो वो मैंने उनसे जब तफसील पूछी तो उन्होंने कहा कि बेटे आपने ये कोई सारे गामा वगैरह कभी ये टीवी पे सुने? तो नुसरत साहब आया करते थे टीवी पे, हम लोग सुन के हंसते थे, लेकिन ये पता था कि वो कोई सारे गामा करते होते हैं। तो वो मैंने बता दिया जी कि ये सुना है। तो उन्होंने कहा जी इस पे बाकायदा प्रैक्टिसेस होती हैं, रियाज ओके। होता है, तो वो लोग सीख भी सकते हैं। अब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2007 की, मास्टर्स कर लिया हुआ है, कोई बैकग्राउंड नहीं मौसीकी का, कोई ये वो खुदा जाने क्या चीज़ें होती हैं सारे गामा। तो मैंने अब्बू को कहा कि अगर मैं सीखना चाहूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनका रिस्पॉन्स ये था कि सीख लो। हालांकि मौलाना गुलाम रसूल गाजी का बेटा, एक बहुत मजहबी ख़ानदान और ये वो, तो ये तो वे हैरान, अब मैं सोचता हूँ तो हैरान कौन बात। सो मैंने उनसे अगला सवाल ये किया कि जी कहाँ से सीखते हैं। उन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता, क्या ये बात आपको सर्च करना है, जाएं और जिससे जो समझ आए सीख लें। यानी कोई सिफारिश नहीं। कोई सिफारिश नहीं, कोई इस तरह का नहीं था। नाचे मैंने इधर उधर से पता किया, इंटरनेट तो इतना आम हुआ नहीं था, गूगल अभी डेवलप हो रहा था कि हम पूछते, लोगों से पूछा ये वो सारा, तो पता लगा जी कि अलहमरा माल रोड में सिखाते हैं। ओके। 2008 जून के जुलाई में मैंने अलहमरा ज्वाइन किया और अब्दुल रऊफ साहब के पास पहुंच गया। सही। चुनाचे बेसिक्स उन्होंने इंतहाई शफकत से सिखाई, जो कोताहियाँ मेरी हैं उन्होंने कमाल गाइड किया। मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ कि वो इनिशियली मुझे मिले, जिस तरह एक बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाते हैं। अडल्ट हो गए थे, आवाज़ एक तरह की पुख्ता हो जाती है, उसमें मोल्ड करना, अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कराना, बेसिक्स गाइड करना, ये उन्हीं का काम। क्या बात है। फिर 2-3 साल जो बाद जॉब शुरू हो गई, 2-3 साल कट गए हम लोग इससे। अब जॉब जा रहे हैं, कहाँ टाइम। एक हारमोनियम ख़रीद लिया था एक तनख्वाह से, वो पड़ा हुआ घर में, कभी छेड़ लिया तो ये। फिर एक दिन म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उस्ताद मुबारक अली खान साहब को सुना, सही। और बस फिर मैं परेशानी हो गया कि ये क्या आवाज़ है, मुंह तो हिला नहीं, आवाज़ कहाँ से आई है, हाय हाय और हाय इतना हाय। मुदब्बर सुर। साथ उनके अकबर अली भाई बैठे थे, इनको मैं जानता हूँ, ये देख रखे हैं, सारे गामा इंडिया में गाए थे। फिर पता लगा जी कि ये तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, और ये तो मतलब इस महफिल की जान है, और पाकिस्तान में तो ये आजकल तो इनको लोग
उचेचा ढूंढते फिरते हैं। 1 साल कोशिश की, उस्ताद जी को फ़ोन कर रहा हूँ, उस्ताद जी देख रहे हैं कि अब मैं 74 साल का हो गया हूँ, अब मैं अगर कोई चाहत वाला बच्चा हो तो उसे सिखाऊं। सही। चुनाचे मैं फ़ोन करता हूँ तो वो कहते हैं बेटा मैं ना आज यहाँ जा रहा हूँ, तुम अगले पीर को फ़ोन करना। तो मैंने अगले पीर को फ़ोन कर देना। उन दिनों मेरी डिफेंस डिग्री कॉलेज में एज ए लेक्चरर, अकाउंटिंग का लेक्चरर की जॉब हो चुकी थी। ओके। तो अब मैं बहरहाल पीर को फ़ोन किया तो पता लगा जी कि अब उनके गांव में कोई शादी है, अब वो वहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते बाद फ़ोन करें। इतना चाहिए 1 साल उन्होंने मुझे बाकायदा सादा लफ्ज़ों में गेड़े दिए। हाँ, लेकिन जो लोग उनको जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो बंदा कोई लालची इंसान नहीं था। साहब मुबारक अली खान साहब का उनके बारे में मैं यहाँ क्या कहूँ, लोग जानते हैं। 1 साल तकरीबन पूरा हुआ, मैं कॉलेज में क्लास पढ़ा के निकला, बैग पैक कर रहा हूँ, तो ख्याल आया कि आज उस्ताद जी ने कहा था मुझे फ़ोन करना। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा तू मुझे अफोर्ड कर लेगा। तो मेरी टांगें लिटरली कांपना शुरू हो गई। मैं टहल के फ़ोन सुनता होता हूँ, तो वो मुझे पता लग गया कि हाँ कबूल हो गई हाज़री जी, इस तरह। तो मैंने कहा कि उस्ताद जी मैं यहाँ इस तरह अब्दुल रऊफ़ साहब के पास गया था, ये एकेडमी की फ़ीस देते थे, तो मुझे नहीं पता कि असातिज़ा को क्या फ़ीस देते हैं, मेरा तो बैकग्राउंड नहीं है, आप बताएं। तो उन्होंने कहा बेटा जो तो अब्दुल रऊफ़ साहब को देता था वही मुझे दे दी। ओके। अब कुछ सुना तो मैंने टूटी फूटी आवाज़ में, कांपती आवाज़ में राग मेघ उनको थोड़ा सा सुनाया फ़ोन पे ही। तो वो उन्होंने सुना तो कुछ चीज़ों पे उसी वक्त तबसरा कर दिया, कुछ पे हौसला अफजाई भी की, और उस दिन शाम को हम उनके घर थे। क्या बात है। और फिर उसके बाद को 12 साल उन्होंने अपने पास बिठा के, अल्फाज नहीं है उनके लिए, हम उतनी फ़ीस उनको नहीं देते थे जितने का वो हमें खाना खिला देते थे। सही। वो इस तरह के शफीक इंसान थे। किन रागों के नाम तक लोग नहीं बताते वो उन्होंने हमें याद करवाए। बड़ी नायाब बंदिशें, खूबसूरत सुरीली, और जिस अंग से वो बताते थे पास बैठे लोगों को याद हो जाती थी, तो हमें क्यों ना होती। क्या बात है। सो वो 2021 में जब फौत हुए कोविड के दिनों में, उसके बाद साल 1.5-2 तो मैं बिल्कुल ही जो उनसे रिकॉर्ड किया था उस पर काम शाम करता रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि बेउस्तादा नहीं चल पाता, ये आपको क्रिटिसाइज और जज करने वाला बंदा सामने बैठा हो। तो उस वक्त तो इंतखाब एक ही शख्सियत पे था, उस्ताद परवेज़ पारस साहब। क्या बात। कोई और पाकिस्तान इंडिया में इस वक्त इस लेवल के स्कॉलर, टीचर, गुरु नहीं मौजूद। बिल्कुल सही। आप देख लेंगे तो आपको दूसरा शख्स नज़र नहीं आएगा। अल्लाह उन्हें कायम रखे, और वो अल्लाह की मेहरबानी के वो इंतखाब दरवेश आदमी है। क्या बात है, क्या बात। वो दुरुस्त साबित हुआ, और अब उनके पास हाजिर होते हैं तो वो अब जो जिस तरह गाइड कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, 1 आध साल के अंदर उन्होंने इतनी चीज़ों की इस्लाह की है कि मुझे तो बस अल्लाह का शुक्र है, यही कह सकते। अच्छा उसामा भाई, आजकल के अफरा तफरी के दौर के अंदर आप नहीं समझते कि आपने वो फील्ड चॉइस किया है जो कि अमूमन जो लोग नहीं करते, इस वजह से भी कि या शायद इसके अंदर उस तरीके से शोहरत नहीं मिल सकती, इसके जो है आप दूसरी साइड पे देखें तो आपको बड़ी आसानी से रास्ता मिल जाता है, सारा कुछ क्लासिकल में उस तरह रास्ता नहीं मिलता। तो आपको लगता है आपने एक मुश्किल फ़ैसला किया है? नजम साहब ऐसा है, आप मेरे वालिद साहब को जानते हैं, आप तो हमारे बुज़ुर्गों के साथ हैं, हम उसी कैटेगरी में आते हैं। आप ये जानते हैं कि शुअरा किताबें छपवाते हैं, कौन ख़रीदता है, लेकिन उनके अंदर एक अदब की एक लगन है, एक तड़प है, जो ये नहीं सोचती कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं या नहीं, या मेरे अपने क्यों लग रहे हैं। बिल्कुल सही। नाचे शायद वो चीज़ किसी भी छोटे से दर्जे में मेरे अंदर आई। सो मुझे ये शुद्ध गायकी, ये किसी शादी के फंक्शन से बहुत ज़्यादा अजीज़ है। क्या बात। मैं ये नहीं कहता कि वो काम बुरा है, वो काम का मिजाज मेरे में नहीं आया। एक आध शादी का फंक्शन किया और फिर समझ आ गई कि ये मेरा काम नहीं है। अच्छा सही। चुनाचे जहाँ कहीं को क्लासिकल के लिए कोई इज़्ज़त अफजाई करे, हम सर के बल जाते हैं, नहीं तो सुनने ज़रूर जाते हैं तमाम अच्छे लोगों को, और फिर अपना रियाज करते हैं। और ये आज तक, अब तो बड़े साल हो गए करते हुए, कभी जहन में ये बात नहीं आई कि इससे पैसे कब आएंगे, कितने आएंगे, क्या मुस्तकबिल होगा, मशहूर होऊंगा कि नहीं। ख्याल ये होता है कि मेरा ये आर्ट किसी दिन मेरे कानों को अच्छा लग जाए, बस ये टारगेट किसी एक बहलावे में भी पूरा हो जाए तो वो दिन अच्छा गुजर जाता है। फिर अगले दिन फिर ज़ीरो से शुरू कर देते हैं। लेकिन ये शायद आर्ट की जो एक लगन है, शायद वो ये चीज़ों का लालच लेके नहीं आती। तो ये आप क्या समझते हैं कि जो एक नॉर्मल बच्चा है जो इस फील्ड के अंदर आना चाह रहा है, क्योंकि आप माशाल्लाह कोचिंग भी दे रहे हैं, तो मुझे बताएं कि उसको कितनी देर वो रियाज वाली ये मुशक्क़त उठानी पड़ेगी अगर वो उसने जो है वो इस फील्ड के अंदर अपना नाम बनाना है, या समझ लें कि अपना मन राज़ी करना है? नजम साहब, नाम बनाने की क्योंकि काबिलियत मेरे में भी नहीं है, तो इस पे तो मैं तबसरा नहीं कर सकता, और किसी हद तक ये तो अल्लाह ताला की अता है कि वो किसको कहाँ पे कब ले जाए।
लेकिन ये है कि अगर छोटी उम्र में 4-5 साल की उम्र में खेल कूद के अंदाज में बच्चे को पकड़ के बिठा के 7-8 मिनट 10 मिनट थोड़ा थोड़ा रियाज करा दिया जाए, उसकी सुर की सेंस डेवलप हो जाए और फिर आपको पता लग जाए कि इसके अंदर रियाज करने का पोटेंशियल मौजूद है। क्योंकि अगर आपकी बात से हट के मैं जिक्र करूँ, इंडिया में उस्ताद शाहिद परवेज साहब सितार नवाज हैं, बहुत आला दर्जे के इस वक्त बड़े उस्ताद, विलायत खान साहब के भांजे हैं गालबन। वो कहते होते हैं कि मुझे ये ना बताएं कि आपको म्यूज़िक का शौक़ है, मुझे ये बताएं आपको रियाज का शौक़ है कि नहीं। तो अगर वो नहीं कर सकते तो कोई कहीं भी नहीं पहुंच सकता। तो बच्चा अगर आप देखें कि इसमें रियाज का पोटेंशियल और सब्र मौजूद है तो फिर उसको टाइम देना शुरू करें। एक 6-8 महीने साल के बाद अगर आप उसको 1 घंटा रोज़ाना पे ले आएँ, वो रास्ता अपना खुद निकाल लेगा। क्योंकि अगर उसके अंदर तड़प है तो वो घंटा बैठेगा नहीं तो चौथे दिन दौड़ जाएगा वो। अच्छा उसामा भाई, कहीं आपको नहीं लगता, जैसे आपकी तो फैमिली में सपोर्ट करने वाले मौजूद थे, पास मिर्ज़ा साहब, लेकिन आपको नहीं लगता जो कोई दूसरा बच्चा इस फील्ड के अंदर आना चाहिए जो इस बैकग्राउंड का नहीं है असल में, तो कल्चरली हम उस लोगों को उतना इनकरेज नहीं करते, हम डिमोरलाइज करते हैं और किन किन नामों से मुखातब करते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में इसके बरक्स जो है एक फ़नकार है उसको बहुत इज्जत मिलती है, बहुत लोग रिस्पेक्ट से मिलते हैं, यहाँ पर उसकी बिल्कुल जो है उलट ये चीज़ चल रही होती है। तो आपको ये डिफरेंस कहीं कहीं जो है वो लगता नहीं है कि बहुत मसला करता है चीज़ों में? ये बहुत बड़ा मसला है, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया नजम साहब। ये समझें कि हम लोग आर्ट की दुनिया में हर फील्ड में कहतरी की तरफ ही जा रहे हैं और उसकी वजह यही है कि हम डिस्करेज करते हैं। ये तरह तरह के अलकाबात मैंने बहुत फेस किए हैं। किसी जगह पे तो बिल्कुल डिसार्ड हो जाते थे और किसी जगह पे आस्ता आस्ता अपने अंदर ही एक जुर्रत पैदा करते थे कि यार ये तो सुनना पड़ेगा, उधर की लगन ज़्यादा है तो इस पिंचिंग को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन ये कि बिल्कुल होता है, ये घराने वालों के साथ हमसे भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनके कई तरह के उठने बैठने से एहसास हो जाता है कि ये उस फील्ड से आए हैं। बिल्कुल, वो बेचारे हमसे भी ज़्यादा सहते हैं। वो ठीक है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनका रास्ता एक्सेस शायद आसान हो क्योंकि वाले साहब बड़े आर्टिस्ट थे तो पीटीवी जाते थे तो दरवाज़ा तो खुल जाता है, लेकिन जो वो बातें सुनते हैं दुनिया से, हम तो उसका अशीर अशीर भी नहीं सुनते। तो जो बाहर से आ रहा है शायद वो घराने वालों की निस्बत कम स्ट्रगल सह रहा है क्योंकि वो गिटार पकड़ लेगा, 4 इंग्लिश के अच्छे जुमले बोल लेगा तो थोड़ी इज्जत करवा ही लेगा, में थोड़ा आर्टिस्ट कहलाएगा। लेकिन वो तो ऐसे ऐसे अलकाबात से पैदा होते हैं कि उनकी बहुत हिम्मत है। तो ये हमारा डाउन साइड जो है, ये डाउनफॉल की रीज़न यही है कि हम आर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देते। हमारे कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम भी हैं, वहाँ हम जा नहीं सकते, उस तरह वो टॉपिक बदल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी बेहतरी की फ़िलहाल तो सूरत नज़र नहीं आती। जो बचा है हम तो उसको बचाने में लगे हुए। तो आप क्या मुस्तकबिल क्या देखते हैं, क्लासिकी मौसीकी का मुस्तकबिल, ओवरऑल मौसीकी का मुस्तकबिल, फ़न और फ़नकार का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने एक दफ़ा कहा था कि दुनिया सुर से तो खाली होने नहीं लगी। ओके, तो ये तो सुर तो रहेगा, आर्ट भी रहेगा। मेरा ख्याल है कि क्लासिकल का मुस्तकबिल हर आने वाले दौर में पहले से थोड़ा तारीखी होता गया क्योंकि ज़रूरतें तो गायकी भी हैं, उसके बच्चों ने भी LGS जाना है और उसके बच्चों को भी नौकरी चाहिए, माशरे में इज्जत चाहिए, एक अच्छे होटल में खाना खाते हुए जाए तो कोई उसको उस अलकाब की नज़र से ना देखे, ये उसको भी चाहिए। तो उसके लिए उसको डिग्री भी लेनी है, फिर उसको गाड़ी भी चाहिए, अच्छी गाड़ी से उतरे, फिर इवन इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, एक शेरवानी खरीदनी है जिसके लिए उसने गाना गाने जाना है, तो 30-40-50 हज़ार रुपये से अच्छी तो शुरू होता है मामला। तो ये तो जो महंगाई के मामलात हैं और इसमें पैसा कम होने की वजह से इसका डाउनफॉल रुकना बहुत मुश्किल हो गया। अनलेस ये है कि लोग मुखय्यर हजरात गवर्नमेंट सरपरस्ती करे, जिसके भी चांसेस कम हैं। वैसे मुखय्यर हजरात बाहर हल कर रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे कुछ बुज़ुर्ग हैं जो इसको कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं, कुछ गायक इसको लेके चल रहे हैं, उस्ताद शफ़क़त सलामत अली बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं, प्रोग्राम्स करवाते हैं और वो ज़ाहिर अपनी ज़ोर से तगोदो से कर रहे हैं, स्पॉन्सर देखना सारे मामला। लेकिन ये इसका दिन ब दिन इसका डाउनफॉल जो है ना, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा उसामा भाई, हम क्योंकि मुझे लगता है शायद मोस्ट रेलेवेंट पर्सन आप मुझे महसूस हो रहे हैं इस हवाले से कि AI के आने के बाद जो एक बेसिक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं, आप जाएं वहाँ पर उस सेलेक्ट करें तो वो आपको कंपोजिशन भी बना देता है, वो सारी चीज़ें भी अब करनी शुरू हो गया। हमने देखा है कि वो बाकायदा सिंगर्स की आवाज़ भी आपको जो उससे चाहें वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो क्लासिकल जो ज़ाहिर है अपनी एक पूरी बेस के ऊपर खड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि क्लासिकल की शायद बचत हो जाए इस हवाले से? बाकी तो AI रिप्लेस करने जा रही है।
अच्छा, आप सवाल कर रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि शायद क्लासिकल को वो ना छेड़ पाए। पहली बात तो ये है कि एआई से वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, कॉन्टेम्प्रेरी म्यूजिक बनाना चाह रहे जी। हैं जो जल्दी बिक जाए, उसका प्रोडक्शन टाइम कम हो जाए, किसी आर्टिस्ट को बुला के बैकग्राउंड में रिकॉर्ड करवाने की बजाय वो खुद ही रिकॉर्ड कर दे, अच्छी एचडी फाइल निकल आएगी, उसको सिस्टम में डालेंगे, एक आधा कोई किसी तरह का लाइव आर्टिस्ट बुला के उस पर डब करके गाना रिलीज कर देंगे। यहाँ तो आपके पास है ही वोकलिस्ट, या सरंगी वाला है या सितार वाला है, उसको आप क्या डब करेंगे? फिर जो वो इम्प्रोवाइजेशन करता है, जो वो बहलावे कहता है, जो वो तान रियाज करके लाता है, वो एआई कहाँ से बनाएगी? फिर उसके अंदर वो रस कहाँ से आएगा जो आप ऑटो ट्यूनर पहले ही खा गया, तो एआई तो उस रस को भी खा जाएगी जो पीछे बच गया। तो वो मेरा ख्याल है कि क्लासिकल फील्ड को इससे खतरा नहीं है, उसके अपने खदशात दूसरे हैं। क्योंकि वो तो मैंने जिक्र कर दिया ना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अगर एक आम आर्टिस्ट जो वॉइस नहीं बना सकता, जो काम नहीं कर सकता, वो यही कहाँ उसके बस की गेम है, लेकिन जो दूसरा म्यूजिक बन रहा है मेरा ख्याल शायद उसको रिप्लेस कर सकती है सर। उसमें ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। मेरे अहबाब को जानने वाले हैं जो म्यूज़िक कर रहे हैं, वो हर दूसरे चौथे दिन कोई चीज़ ऐसी बना के भेजते हैं और वो बड़ी अपीलिंग है। अगर मुझे ना बताया जाए तो मैं नहीं बता सकता कि ये एआई की है। नाचे वो कहते हैं ये देखें जी, हमने कंपोजिशन एआई की मदद से 4 हमने उसको कीवर्ड्स दिए, उसने बना दी, अब हम इस पे वोकल डाल के इसको रिलीज़ कर देंगे, वो रेडी टू बी रिलीज होता तो है। आप क्या समझे, हम प्योर की तरफ ये एक सफ़र एआई ने हेल्प आउट नहीं किया? देखिए, प्योर का रियाज करने वाला कहाँ से लाएंगे? हाँ, वो तो पैदा करना पड़ेगा। वही कह रहा ना, प्योर की तरफ सफ़र नहीं शुरू किया एआई की वजह से, कि भाई बचना वही है जो पूरी बेस के ऊपर खड़ा होगा। चांसेस तो हैं, लेकिन इस वक्त धुंध इतनी ज़्यादा है कि कोई तबसरा करना मुमकिन नहीं रह रहा, क्योंकि जब तक क्या कोई चीज़, खूबसूरत बात कही। हाँ, मतलब ये है कि अभी हम लोग इसको ना बस अपनी सीट बेल्ट लगा के बस मुजाहरा कर रहे हैं कि यार क्या बनेगा। तो वो कुछ अरसे बाद जब ये सेटल डाउन होगी तो पता लगेगा कौन बचता है दोनों में से। क्या मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर एनालिसिस हो नहीं सकता है इस सूरत हाल का। तो हम अब बढ़ते हैं जो है गायकी की तरफ। तो हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ चीज़ें, कुछ जो राग हैं आपको मैंने जो है पंजाबी संगत के अंदर भी परफॉर्म करते देखा है, आपको हमने जो है हल्का रबाब ज़ौक़ के अंदर भी सुना, तो वो कुछ राग आपने नाम लिए थे, जैसे ललत है, कुछ ठुमरियाँ वगैरह आप गाते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें साथ उस म्यूज़िक का भी थोड़ा सा बता भी दीजिएगा और साथ हमें कुछ सुना भी दें। जी ठीक है, मैं आपको सबसे पहले मेरा जो सबसे पसंदीदा राग है, जो मैंने उस्ताद बारिक अली ख़ान साहब से सबसे पहले फरमाइश करके याद किया, वो राग देस है। ओके। उसमें आपको मैं उस्ताद जी की बनाई हुई कंपोजिशन राग देस की, वैसे तो वो स्लो रिदम की है, उसको आप मद लय में कह सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी सी सुनाता हूँ। उसका थोड़ा सा आलाप सुनाऊंगा और आपको बंदिश की अस्थाई सुनाऊंगा, तो फिर आगे जैसे सिलसिला चलेगा हम कंटिन्यू करेंगे। ज़रूर। जी नजम साहब, जैसे मैंने अभी रिक्वेस्ट की कि मैं राग देस मेरा क्योंकि पसंदीदा राग है और मेरे दिल के बड़ा करीब, मेरे उस्ताद जी की बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग पीटीवी पे गाई हुई उन्होंने फिरदौसे गोश में राग देस की, वो तो मकबूल आम है, तो मैं वही बंदिश जो उन्होंने वहाँ गाई आपको सुनाऊँगा। ये राग देस के अंदर तासुरात जो हैं, वो एक परदेसी जब दूसरे मुल्क में जाके अपने मुल्क को याद करता है तो जो एक मीठी उदासी उसके पास होती है, और वो बाज़वा थोड़ी ज़्यादा उदासी भी बन जाती है अगर आप उसको रचा पाएँ, तो वो तासुरात हैं इसके। और इसमें अमूमी तौर पे बॉल भी इसी तरह के लिए जाते हैं। हमारे सरगम में सारे गामा पाधा नीसा के जो सुर हैं, इसमें से पा का सुर और रे का सुर इसमें ख़ास इंपॉर्टेंस रखता है, यानी वादी सुर मोस्ट प्रोमिनेंट नोट जो होगा और संवादी सुर जो होगा। ठाठ यानी रॉ मटेरियल इसका खमाज ठाठ से है, जिसमें एक नी कोमल के अलावा बाकी सारे शुद्ध सुर पाए जाते हैं। तो ये उसका बायोडाटा है, तो आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा आलाप और एक बंदिश इसकी।
बंदिश उस्ताद बारिक अली खान साहब की है। पियामत जा जा रे पियामत जा जा रे ना जा बदे सेवार पिया पिया मत जा। अब पिया को किस तरह याद किया जा रहा है? पिया मत जा रे पिया पिया मत जा हे पिया मत जा मत जा रे पिया पिया मत जा रे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा उसामा भाई, एक राग का नाम बार बार हम सुनने में आता है, राग दरबारी। तो मैं चाहूँगा राग दरबारी में भी मैं आपको सुनाएं। जी नजम साहब, राग दरबारी आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। हमारे असातिज़ा में जो कि उस्ताद बारिक अली ख़ान साहब के उस्ताद भी माने जाते हैं, वो ख़ुद कहते हैं कि मैं इनका रूहानी शागिर्द हूँ, उस्ताद अमीर ख़ान साहब इंडिया वाले। तो उनके बहुत पसंदीदा रागों में राग दरबारी कहा गया है। तो और वो इसमें एक तराना गाते थे। अभी हम आए थे स्टूडियो तो यहाँ बज भी रहा था, तो मैंने सोचा कि चले ये उसी में से आपको कुछ सुना देता हूँ। जो तराना है उनका अपना कंपोज्ड है, उसमें अंतरे के तौर पे फ़ारसी शेर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको कंपोज करके डाला। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। राग दरबारी का ये है कि ये दरबारी कानड़ा इसका पूरा नाम है। ओके। कानड़ा मुख्तलिफ रागों की कैटेगरीज हैं। सही। एक ही तरह के कुछ फ्रेजेस कानड़े में लाजमी होते हैं, तो दरबारी में भी वो फ्रेज़ गा मा रे सा, ये फ्रेज़ है तो कानड़ा कंसिडर किया जाएगा। ओके। तो रात का राग है और बहुत मुदब्बर खूबसूरत मेलोडी है, बेशुमार गीत इसमें बन चुके। तो ये राग में आपको एक कसाई और एक तराना आपके हाल आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या बात है। उस्ताद अमीर ख़ान साहब का गाया हुआ तराना, उनका अपना कंपोज, बहुत मकबूल बोल हैं, आप पहचान जाएंगे सुनते। यार मर बया बया यार मर बया यार मर बया बया यार मर बया 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 यार मर बया दरतन तादीम ताना ना ताना दीम तुम ताना ना यार मर बया बया यार मर बया। अब अंतरा फारसी शेर देखें। बला बंग रसीदा जानम बला बंग रसीदा जानम तो बया के जिंदा मानम पसदा के मरना मानम बजे कार खाहियामा यार मर बया बया यार मर बया 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 यार मन बया यार गे
रे मन बया रे मन बया दर्तन तदीम ताना दे तुम तना ना यार मन बया बया यार मन बया। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक पूरा सुरूर है इस मेलोडी के अंदर, और क्या खूबसूरत अंदाज में आपने गाई है। कंपोजिशन बहुत शानदार, जो मेन इसका बेस का रोल प्ले करती है, ये क्या उस्ताद बात मीर खान साहब का कमाल था। क्या बात है, क्या बात। मैं चाहूँगा हम आगे बढ़ते हैं, हमें कोई और राग भी आप सुनाएं। एक राग मेघ का शायद जिक्र होता है तो आज राग मेघ जो है वो मौसमी रागों में बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्या बल्कि हल्का बागे ज़ौक़ में भी शायद आपने ये जी उनका जो सालाना प्रोग्राम था उसमें मुझे मौका मिला राग मेघ गाने का, तो मैं आपकी खिदमत में थोड़ा सा पेश करता हूँ, थोड़ा उसको थ्योरेटिकल भी शेयर कर लूँगा जी आपसे। बिल्कुल। नजम साहब, आपको राग मेघ में एक आजकल बहुत मशहूर है थोड़ा ऑडियंस के लिए, जैसे कहते हैं ना, उनके मनोरंजन के लिए भी अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो अमूमी क्लासिकल बंदिशें तो हम गाते रहते हैं। ये मेघ मल्हार में एक बहुत अच्छी म्यूज़िकल डॉक्यूमेंट्री में एक बंदिश आई थी, पंडित अजय चक्रवर्ती जी ने गाई थी, वो बहुत मकबूल हुई थी। उसके बाद उस फिल्म में और लोगों ने भी वो गाई और बहुत बाकमाल कंपोजिशन थी। तो मैं आपको सुनाता हूँ जी ये मेघ मल्हार जो राग है ये मौसमी रुत का राग है। ओके। मेघ ये माइथोलॉजी में मेघ देवता, ये बारिश का देवता, और इससे कनेक्टेड इसमें तासुरात लाने की कोशिश की जाती है। वैसे जो शुद्ध मेघ है उसमें पा का सुर और रे का सुर, इसमें भी पा का सुर और सा का सुर, सॉरी मैं कह गया। यही तो नहीं जिससे बारिश जो है वो जी बिल्कुल, ये बारिश के तासुरात वाला राग है, आपने ठीक गेस किया। जो माइथोलॉजीज बनी होती हैं तो इससे मुंसलिक अगर मैं कहूँ कि हमारे वो कहा जाता है ना, तानसेन जो है जब ये राग वगैरह गा रहे होते तो बारिश होनी शुरू हो जाती थी, तो ये उस राग से जो है वो कहा जाता है। ये ज़ाहिर है इस तरह की बातें तारीख में आ तो गई हैं। हाँ। आजकल तो हमने यही महसूस किया कि उससे दिल के तासुरात बहरहाल छिड़ते हैं। हाँ, सही। लेकिन एक्चुअल बारिश हो किसी मौके पे किसी ने कर दी हो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन तासुरात बहरहाल इसके बहुत अच्छे डिस्क्राइब किए जा सकते हैं इस मौसम के हवाले से। सही। तो यह राग मेघ है, इसमें मल्हार का क्योंकि टच कंपोजिशन में मौजूद है, तो मैं कंपोजिशन आपको मेघ मल्हार में जो मिक्स कंपोज की गई है वो सुना दूँगा। जी जी। तो ये काफ़ी ठाठ का राग है और रात के वक्त गाया जाता है, और वैसे तो किसी भी वक्त गा सकते हैं सारा साल, लेकिन मौसम की तब्दीली के जितने भी मौके आते हैं ख़ासतौर पर बरसात, उनमें इसको प्रेफरेंस दी जाती है। जी इजाज़त दीजिए आपकी सर, अता कीजिए। क्या बात है। गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायोरी, बोल कितने खूबसूरत है। गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायोरी, धमक धमक चमके बिजुरी, कहत है ऋतुराज आयोरी। वाह। गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायोरी, धमक धमक चमके बिजुरी, कहत है ऋतुराज आयोरी। अंतरा इसका देखेंगे, इस रुत के संग रंगी हर तिरंग में धरा, सब बिहंग आज दंग देख रंग ये नया, इस रुत में आज तू भी अंग अंग रंग ले, तार की झनकार छेड़
संग में मृदंग ले, उमड़ घुमड़ काली घटा, वाह घटा उमड़ घुमड़ काली घटा, रौद्र रूप धर के धरती का रोम रोम धड़के धड़के धड़के, छन 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 जल बरसे गरज गरज, आज मेघ घनन घनन छायोरी, धमक धमक चमके बिजुरी, कहत है ऋतुराज आयो री। वाह 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 वाह, उसामा भाई क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अच्छा उसामा भाई, थोड़ा सा टेम्पो चेंज करते हैं इसका, और राग से अब हम थोड़ा सा क्लासिकल गानों की तरफ थोड़ा सा आते हैं। तो एक मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, मैं नहीं जाना खेड़े देना, वाह, तो ये हमें अता कीजिए। जी नजीम भाई, इसमें ये अमूमी तौर पे देखा जाए तो राग बिलावल और खमाज के मिक्स सुरों में ये कंपोजिशन हुई है। इसके पीछे इतना बड़ा नाम है उस्ताद तुफैल नियाज़ी साहब कि ये हम लोगों के एक सबक के तौर पे हम कहीं गुनगुना दें इसके बारे में कोई दावा नहीं है। जैसा वो गा गए वो तो एक शाहकार है। तो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ, पहले थोड़ा सा आलाप कर लूँगा क्योंकि मेघ के बाद ज़रा अपना तासुर भी इधर आ जाए, वो स्केल डिफरेंट है। जी यकीन है। फिर काफ़ी की गायकी जो है, गीत अंक की काफ़ी में थोड़ी सहूलत है, लेकिन इसका अंदाज़ ज़रा जहन में ताज़ा करना पड़ता है। जी तो सर आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा गीत उस्ताद तुफैल नियाज़ी खान साहब का शाहकार गीत है। अद्धी अद्धी रात सहर दे तड़के नी, क्या बात है। मुरली कौन बजावे, हाय हाय, ए मुरली मेडे रांझे वाली, कानू कानू दर्द कलेज नु पावे, आखनी ससीएस मुरली वाले नु, मुरली फेर बजावे। क्या बात है, क्या बात। हाँ नहीं मैं जाना, है। ओए मैं नहीं जाना, हाय वे मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, ओ मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, दिल विच रांझे, दिल विच रांझे दा ख्याल नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल, वे मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। क्या कमाल अंतरा उन्होंने कहा है। रांझा मेरा रज के सोना, रांझा मेरा हो रज के सोना,
रांझा ता मेरा रज के सोना कोजी हीर सयाल मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल हाय वे मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे साहब, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो नजीम साहब, जैसे ये मैंने अभी आपको सुनाया ना उस्ताद तुफैल नियाज़ी खान साहब का, इसी तरह मेरा ज़िंदगी में पहला फोक तारुफ हामिद अली बेला साहब से हुआ। सही। मैं नहीं जानता था, मेरे पहले उस्ताद ने कहा क्योंकि ये नातखानी सीखना चाहता है तो बेटा तुम ना उनकी कोई आइटम तैयार कर लो, क्योंकि वो एक सूफ़ी अंक की थी, उन्होंने कहा कि गुजारा हो जाएगा, बच्चे के मजहबी जज्बात भी ऑफेंड ना हो, ज़रा दौर ज़रा सादा था। तो मैंने घर आके अब्बू से पूछा कि ये कौन साहब हैं हामिद अली बेला, और हम तो नहीं जानते। तो उन्होंने बताया कि वो जिन्होंने मायनी में किन्नू आखा गाया। तो मैंने कहा जी वो तो टीवी पे सुन रखी है, इतना अच्छे सीडी का दौर था, करीबी मार्केट गए ढूंढा तो उनकी सीडी मिल गई। उसकी साइड 2 के ऊपर ये आइटम थी न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल। अब मैंने इश्तियाक में सारी सीडी सुनी, इस आइटम पे आके मैं जो था रुक गया। अब उसमें उनकी गायकी की स्मूथनेस, उनकी आवाज़ की मजजूबियत, लेकिन टेक्निकल डिफ़िकल्टी के मैं हाथ नहीं डाल पा रहा। बिल्कुल नया नया सीखना शुरू किया था, ज़हे मुकद्दर टाइप नातें पढ़ लेते थे और मामला चल जाता। तो सोचा कि एक दिन जिस दिन बहुत अच्छा कोई सीख गया ना तो ये आइटम गाऊंगा। करना क्या हुआ कि मैं 1 महीना सुबह शाम जाते आते वो सुनी जा रहा हूँ। वो दिमाग पे असर कर गई। मुझे पता नहीं था कि ये कमबख्त राग देस है और ये मेरा शायद कल को सबसे पसंदीदा राग होगा। नाचे वो ऐसी याद हुई कि मैंने मायनी में किन्नू आँखा के फ़ौरन बाद अलहमरा में अब्दुल रऊफ़ साहब की इजाज़त से वो उन्हें सुनाई। वो कोई रच गई, बेहतर हो गई, तो वो एक तरह की पहचान ही बन गई। तो वो मुझे हामिद अली बेला साहब के साथ वो मेरा इश्क की आइटम ने करवाया। तो मैं आपकी खिदमत में थोड़ा सा रखता हूँ। ये भी राग देश में कंपोज है, लेकिन इसका गीत अंक की काफ़ी अंक से मैं थोड़ा सा इसको पेश करूँगा। न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल, न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल, उस दिन दुनी दे शाह दे नाल, उस दिन दुनी दे शाह दे नाल, न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल, न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल। बड़ा खूबसूरत अंतर है। नदियों पार रांझण दा ठाणा, नदियों पार, नदियों पार रांझण दा ठाणा, कीता कौल जरूरी जाना, कीता कौल जरूरी जाना, मिन्ता करा मल्ला दे नाल, न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल, न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल। अब न्यू जो लगता है पंजाबी में करके वो तो लगदे ही लगता है, अंदरों जोर लगता है। वो क्या तासुरात उन्होंने बयान किए। न्यू लालिया हाय न्यू लालिया, न्यू लालिया, न्यू लालिया
न्यू ला लिया हाय न्यू ला लिया बेपर न्यू ला लिया न्यू ला लिया न्यू ला लिया बेपरवा देना। हाय हाय हाय। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बड़ी मेहरबानी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो लगे हाथ में माए नहीं मैं किन्नू आखा वो भी हमें सुना दे आप। माए ने मैं किन्नू आखा माए ने मैं किन्नू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नी माए ने मैं किन्नू आखा माए नी मैं किन्नू आखा दुखां दी रोटी सूलां दा सालन दुखां दी रोटी सूलां दा सालन आहे दा बालन बालनी माए नी मैं किन्नू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किन्नू आखा जंगल बेले फेरा ढूंढदी जंगल बेले फेरा ढूंढदी अजे ना पायो लालनी माए नी मैं किन्नू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किन्नू आखा। नहीं वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। अच्छा उसामा भाई मेरा एक और फेवरेट गीत है माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच। वाह। नुसरत अली खान साहब ने इसको गाया है और शिव कुमार बटालवी की शायरी है। तो मैं आप वो नायत करें। नजीम साहब ये बड़े ही पुरानी कंपोजिशन आप याद करवा रहे हैं, कभी बहुत गाते थे, अब हाफजे के ज़ोर पे आपको सुना दूंगा। आपने फरमाइश किया ना तो आपको नहीं कर सकते, तो पेशी खिदमत है जी आपकी इजाज़त से। अता कीजिए अता कीजिए। माए नी माए मेरे वाह माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे अद्धी अद्धी राते उठ रोण मोए मित्र
अद्धी अद्धी राते उठ रोण मोए मित्रां नूं माए सानू नींद ना पवे माए नी माए। एक ही शेर अभी मेरे आ रहा है सामने तो मैं सुना देता हूँ। आपे नी मैं बालड़ी हाँ हाले आपे मता जोगी मत केड़ाए इसनू दवे। क्या बात। आपे नी मैं बालड़ी हाँ हाले आपे मता जोगी मत केड़ाए इसनू दवे। आख सुनी माए एनू आख सुनी माए एनू रोवे बुल चिथ के नी आख सुनी माए एनू रोवे बुल चिथ के नी जग किते सुन ना लवे। माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिर होंदी रड़क पवे। माए नी माए। वाह 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 वाह, क्या कहने साहब भाई, क्या बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नजम साहब जैसे अभी ठुमरी का जिक्र हो रहा था ना, तो इसी तरह क्लासिकल में थोड़ी कम स्किल गायकी की जो कैटेगरीज हैं जिसमें ठुमरी भी आ जाती है, दादरा भी आ जाता है, उसी तरह एक सिंफ है झूला गीत। ओके। तो जैसा इसके नाम से जाहिर है इसके तासुरात इस तरह हैं जिस तरह सहेलियां मिलकर झूला झूल रही हैं और फिर बाकी मामला जो है वो पोइट्री अपनी कहानी कह देगी। तो मेरे ज़हन में ऐसे ही आ गया कि आपको थोड़ा सा मैं वो भी सुना। जी जी बिल्कुल। तो आपकी इजाज़त से झूला गीत एक अस्थाई अंतर आपको सुना। जी जी अता कीजिए। क्या बात। झूला किन डारू रे झूला किन डारू रे, किस तरह झूला झूला किन डारू रे झूला किन डारू रे हमरे झूला किन डारू रे। अमरैया सहेलियां हमरे झूला किन डारू रे। दो सखी झूले दो ही झूलावे 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 चारों मिल गईया भूल भूलैया झूला डारू रे झूला किन डारू रे। एक्सप्रेशन देखिए, झूला किन डारू रे हमरैया झूला किन डारू रे हमरैया हो झूला किन डारू रे हमरैया झूला किन डारू रे हमरैया। एक अंतर और गा देता हूँ, अगर भूल गया तो काट दीजिएगा वरना वो अच्छा अंतर है। अम्बवा की डारी झूला डारा
अम्बवा की डारी झूला डारा, घिर आए बदरा, घिर आए बदरा में बरसा, मल्हार आ गया। घिर आए बदरा में बरसा, घिर आए बदरा में बरसा, अम्बवा की डारी झूला डारा, घिर आए बदरा नेहा बरसा, गिर आए बदरा नेहा बरसा, बूंदे पड़ी लागे पनिया पनिया, झूला किन डारू रे, हे झूला किन डारू रे, हमरे झूला किन डारू रे। भाई वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह, मेहरबानी, वाह वाह वाह, शुक्रिया उसामा भाई जी हैं आप, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपकी इनायत सर, क्या बात, क्या बात है। अच्छा उसामा भाई, हमने राग भी सुने, कुछ गीत भी सुने, कुछ जो है नई चीज़ें हमने उनकी तारीफ़ें भी सुनी कि क्या किस तरह हम उसको कैटेगराइज करते हैं। एक गज़ल गायकी है, तो गज़ल गायकी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो आप हमें कोई गज़ल वगैरह जो है वो सुनाएं। अच्छा, ये तो आपने बहुत मुश्किल काम बता दी है, क्योंकि जो शुद्ध गज़ल गायकी है उसमें महारत एक दूसरी ही दुनिया है, उसकी तरफ ख़ास दिलचस्पी होनी चाहिए, फिर उसका रियाज जो है वो खासा मुश्किल है, तो वो उधर बहुत ज़्यादा तवज्जो तो नहीं हो सकी, लेकिन क्योंकि वो सिन्फ इतनी खूबसूरत है कि मैंने कुछ थोड़ी बहुत उसमें कोशिश की है। तो अब आपने कह दिया तो मुझे याद आ गया, प्रोफेसर अब्बास मिर्ज़ा साहब मेरे वालिद साहब, उनकी एक गज़ल मैंने कभी कंपोज़ की थी खुद थोड़ी सी, सही, तो फिर वही कि कंपोज़र से माज़रत के साथ ये मेरी तुकबंदी है, जैसी है कबूल करें, वो मैं आपको थोड़ी सी सुना देता हूँ। जी जी, तो उसका मैं स्केल थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, उसका वो भी ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी। तो मतलब है इसका, कोई भी चारा नहीं तो, कोई भी चारा नहीं तो, डूब कर चलते चलो, कोई भी चारा नहीं तो, डूब कर चलते चलो, एक रास्ता तो खुला है पानियों के दरमियाँ, कोई भी चारा नहीं तो, डूब कर चलते चलो, एक रास्ता तो खुला है पानियों के दरमियाँ, कोई बेचारा। अच्छा, ये शेर बड़ा शानदार है और अमूमी तौर पे माशरे में जो क्लासिकल गायकों का हाल हो गया है और जो वो बैठ के करते हैं, उस पर देखें अपनी क्या क्या खूबसूरत तबसरा की है। पागलों के यहाँ चले आने से कुछ तो जी लगा, पागलों के यहाँ चले आने से
कुछ तो जी लगा, वक्त कटता ही नहीं था, वक्त कटता ही नहीं था, आकिलों के दरमियां, वाह 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 वाह, क्या कहने, वक्त कटता ही नहीं था, आकिलों के दरमियां, एक रास्ता तो खुला है, पानियों के दरमियां कोई बेचारा। हासिल कलाम शेर जिसे कह सकते हैं, मेरा ज़ाती तौर पे बहुत पसंदीदा। मैं जिसे दिल के नेहा खाने में देता हूँ जगह, मैं जिसे दिल के नेहा खाने में देता हूँ जगह, क्यों वो रहना चाहता है आंसुओं के दरमियां, क्यों वो रहना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्यों वो रहना चाहता है आंसुओं के दरमियां, एक रास्ता तो खुला है, पानियों के दरमियां कोई भी चारा नहीं तो। भाई वाह 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 वाह। नजम साहब, मुझे अचानक याद आ गया, अब क्योंकि मैंने जुर्रत कर ही ली है अपनी कंपोजिशन सुनाने की, तो एक बाय चांस इक़्तिदार जावेद साहब, बहुत बड़े शायर, उन्होंने एक शेर का मिसरा पोस्ट किया फेसबुक पे, तो वो इतना यूनिक था कि मैंने उनसे टेक्स्ट पे दरख्वास्त की कि मुझे ये बाकी भी कलाम भेज दें। तो यह बता दें किन का मैं सर्च कर निकाल लूँ कि वो उसके अंदर अजीब सी नगमगी थी कि मैं सो के उठा तो मैं एक उसकी पहले 3 लफ्ज़ ऐसे ही गुनगुना रहा था। तो फिर जब उन्होंने भेजा तो उसके अंदर नगमगी वाला तो एक ही शेर मिला, लेकिन एक अजीब सी कंपोजिशन बनी गज़ल की, वो मैं आपको आपकी खिदमत में रखता हूँ। राग भागेश्वरी है, ये उस्ताद मुबारक अली खान साहब का सबसे पसंदीदा राग था, बल्कि वो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, तो मैं नाजरीन से दरख्वास्त करूँगा सुनिएगा जाके। तो राग भागेश्वरी जो है ये दोबारा जिस तरह मेघ मैंने जिक्र किया था, काफ़ी ठाट का राग है, और इसमें राग में मध्यम यानी माँ का सुर, वादी सुर यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इस पे बहुत ठहरा जाता है, और सा का सुर जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। बल्कि जो थोड़े से उम्र रसीदा नाज़रीन होंगे उनकी यादगिरी के लिए जिक्र भी कर दूं कि एक मशहूर गीत है, पायल में गीत हैं छम छम के, हाँ। तो वो इसमें कंपोज हुआ है, अगरचे उसमें कुछ बाहर के सुर भी लगे, लेकिन मेजर तासुर इसका है। तो इसमें मैंने ये कोशिश की है, तो आप की खिदमत में पेश करता हूँ। इस डर से इशारा ना किया, होठ ना खोले, इस डर से इशारा ना किया, होठ ना खोले, देखे के ना देखे कोई, बोले के ना बोले, देखे क्या कहने के ना देखे कोई,
बोले के ना बोले इस डर से, डर देखे कि इस डर से इशारा न किया, होठ न खोले। अब अंतरा देखिए क्या शानदार है। पत्थर की तरह तुमने मेरा सोग मनाया, पत्थर की तरह तुमने मेरा सोग मनाया। अब क्या सोग मनाया? दामन न कभी चाक किया, बाल न खोले। पत्थर का सोग है। दामन न कभी चाक किया, बाल न खोले। देखे देखे के ना देखे कोई, बोले के ना बोले इस डर से इशारा न किया, होठ न खोले। क्या बात, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया नज़ीम साहब, बड़ी मेहरबानी। तो बारे दिगर इसके अंदर जो जिक्र हुआ पायल में गीत है छम छम के, तो अब वो भी साथ ही सुना दीजिए और मेरा ख्याल हम यहीं पे इसका। पायल में गीत है छम छम के, पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के, तू पिया से मिलके आई है और आज से नींद पर आई है, तू पिया से मिलके आई है और आज से नींद पर आई है, याद आएंगे वादे बालम के, तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। भाई वाह 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 वाह। ये बस हाफजे के दौर पे सुना दी। क्या बात है। इसमें मिस्टेक्स होती नहीं है मुझे अंदाजा है, लेकिन आपकी फरमाइश थी, मैंने पूरी कर दी। बहुत अच्छे साहब भाई, क्या बात है, क्या खूबसूरती से आपने मतलब फरमाइशें भी पूरी की है और जो है माशाल्लाह आपकी शफ़क़त बड़े है सर, खूबसूरत आपकी। असामा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू और इतनी लाजवाल मैं कहूँगा कि आपकी जो है हमने ये गायकी सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजीम भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई, माय ऑनर। जीते रहे। अहबाब ग्रामी, उसामा अब्बास, यकीनन आपने नाम सुना, उसके बाद गायकी सुनी और गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।